Hello students, Maths for Competitive Exam Part 20. क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। क्वेश्चन में दिया है कि 3 बर्तन ए बी सी की क्षमता 2, 4 तथा 6 लीटर है। ए खाली है तथा बी और सी क्रमशः पानी और दूध से भरे हैं। यदि बी को ए में, सी को बी में तथा ए को पुनः सी में डाल दिया जाए तो सी में दूध और पानी किस अनुपात में होगा। तो क्वेश्चन वेरी इजी है, आपको देखने में लग रहा होगा कि काफ़ी टफ क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इसके बाद पता चलेगा इसका आंसर क्या है। विदाउट फार्मूले क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 3 बर्तन ए बी और सी दिए हुए हैं। मान लेते हैं एक बर्तन पहला है, ये दूसरा बर्तन और ये तीसरा बर्तन है। पहला बर्तन ए है, दूसरा बर्तन बी है और तीसरा बर्तन सी है। इसकी क्षमता जो है पहले बर्तन की 2 लीटर की कैपेसिटी की है और दूसरे वाले की 4 लीटर होल्ड करता है और तीसरा बर्तन जो है वो 6 लीटर होल्ड करता है। कहता है कि जो ए बर्तन है वो खाली है। ये जो बर्तन है ये खाली है, इसमें अभी एक भी मतलब कुछ भी नहीं है, एकदम एम्प्टी है। फिर क्या कहता है कि बी और सी पानी और दूध से भरे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बी में 4 लीटर वाटर है और सी में 6 लीटर मिल्क है। इसके बाद क्या कहता है कि यदि बी को ए में और सी को बी में, अगर मैं बी को ए में पुट करूं तो देखो बी में 4 लीटर का पानी है और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 लीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए में अगर मैं बी को डालूं तो इसमें 2 लीटर क्या आ जाएगा, वाटर। उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आई होगी। अब हुआ क्या, यहाँ पे 2 लीटर क्या बच गया, वाटर बच चुका है। अब क्या कहता है कि बी को तो ए में मैंने डाल दिया, फिर कहता है सी को बी में। अब इसमें कितना, 2 लीटर वाटर रह गया, 4 लीटर की कैपेसिटी है। तो यहाँ से 2 लीटर का मिल्क इसके अंदर चला जाएगा। तो 2 लीटर वाटर प्लस 2 लीटर मिल्क हो जाएगा बी के अंदर, याद रखना। अब क्या कहता है, यहाँ पे आपका बचेगा 4 लीटर मिल्क, क्योंकि 2 लीटर मिल्क आपका बी में जा चुका है। अब कहता है कि सी को बी में डाल दिया मैंने। अब कहता है तथा ए को पुनः सी में डाल दिया जाए। देखो अब यहाँ पे 4 लीटर मिल्क बचा हुआ है। अब इस ए में 2 लीटर वाटर हमने डाला था, ये 2 लीटर वाटर मैंने उठा के और सी में डाल दिया। तो यहाँ पे 4 लीटर मिल्क है और 2 लीटर क्या हो जाएगा, इसमें वाटर हो जाएगा। तो कहता है कि ए को पुनः सी में डाल दिया जाए तो सी में दूध और पानी किस अनुपात में होगा। देखो सी में दूध 4 लीटर है और पानी 2 लीटर है। तो 4:2 का अनुपात दूध और पानी का होगा, जिससे अगर मैं डिवाइड करूं तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ पे 2:1 का अनुपात हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर हिट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि 3 व्यक्तियों का कुल वेतन 4,000 रुपये है। यदि वे क्रमशः 40%, 20% तथा 60% खर्च करते हैं तब उनकी बचत क्रमशः 9:8:6 के अनुपात में हो जाती है। पहले व्यक्ति का वेतन क्या है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। देखो कहता क्या है कि भाई व्यक्तियों का वेतन जो है, 3 व्यक्तियों का कुल वेतन 4,000 रुपये बता रहा है। और वो कहता क्या है कि वो अगर 40%, 20% और 60% खर्च करते हैं तीनों व्यक्ति, तो उनकी बचत का अनुपात दे दिया है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो मान लेते हैं कि पहले व्यक्ति का वेतन जो है वो x रुपये है, दूसरे व्यक्ति का वेतन y रुपये है और तीसरे व्यक्ति का वेतन z रुपये है। तो जो पहले का जो वेतन है, अगर वो अपना 40% अगर वो खर्च कर देता है तो बचा हुआ जो हिस्सा है उसके बचत के अनुपात के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अगर मान लेते हैं कि x जो पहले व्यक्ति का जो वेतन है x रुपये, उसका अगर मैं 40% अगर मैं माइनस कर दूँ तो इसका 60% बचेगा, 3x/5 का रेशियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कैसे, क्योंकि देखो अगर वो 40% खर्च कर रहा है, मान लेते हैं 100% वो x है, अगर वो इसका 40% होता है 2/5, तो अगर वो x का 2/2x/5 अगर वो खर्च करता है तो आपका जो है x - 2x/5 होता है 3x/5। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जितने भी परसेंट के जो साइन है इनका फ्रैक्शन फॉर्म आपको पता होगा। देखो 40% का मतलब हुआ 40/100, ठीक है। और यहाँ से आपका हो जाएगा 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5। अगर वो x कोई टोटल मान लेते हैं x रुपये हैं, अगर उसका 2/5 हिस्सा अगर वो खर्च करता है तो x में से अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो 3x/5 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये मैं बचे हुए हिस्से को डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो यहाँ से इसका बचत आ गई, एक x की बचत आ गई है, ठीक है। पहला जो व्यक्ति है उसकी बचत आ गई है। पहले के बचत का अनुपात दूसरे का बचत का अनुपात क्या हो जाएगा, अगर 20% खर्च करता है, ठीक है, तो 80/100 हो जाएगा टोटल उसका। तो ये हो जाएगा आपका 4/5।
5y, ठीक है, बचत जो है। और आगे बढ़ते हैं, इसकी बचत बचेगी आपकी 40/100, तो ये हो जाएगा 2/5z। तो इन तीनों की बचत बराबर हो जाएगी किसके, 9:8:6 के बचत के बराबर। तो कह रहा है पहले व्यक्ति का वेतन क्या है। तो देखिए आपस में सारे बचत बराबर हो गए और इनकी वेतन जो है एक्स, वाई और जेड हमने माना था। तो पहले व्यक्ति का वेतन जो है आपको एक्स की फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। पहले हम इसके रेशियो को क्लियर करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर इस रेशियो को, ये जो 3/5 है, अगर मैं इस 9 का, ये 3/5 ऊपर जाके यहाँ पे इस तरफ इक्वल टू के साइड में, ये 5 आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 3 डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से 8 की बात करें तो इस 8 का ये 5 ऊपर चला जाएगा वाई वाले फॉर्म का और 4 अपॉन में आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं आपकी बात करूँ तो यहाँ पे 6 का 2/5 है तो 5 ऊपर चला जाएगा और 2 अपॉन में आ जाएगा। तो ये सारे जाके आपस में जो है चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, वो पलट जाएगी वैल्यूज। इसके बाद देखो आपका 3/3 9 होता है और यहाँ पे करूँ तो 4 दूनी 8 होता है और यहाँ पे करूँ तो 2/3 6 होता है। आपस में डिवाइड होगा तो आपका जो रेशियो आया है सिंपली एक्स, वाई और जेड का, वो रेशियो जो आपका आया है वो आया है 15:10:5/15 का। अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो इसका रेशियो 3:2:3 का रेशियो आ चुका है। तो कहता है कि पहले व्यक्ति का वेतन क्या है। तो पहले व्यक्ति का वेतन का जो रेशियो है वो 3 का है। आपको मैं यहाँ पे सोल्व करके बता दूँ तो पहले व्यक्ति का वेतन का रेशियो अगर 3 का है, ठीक है, अपॉन में तीनों का सम, तो 3 3 6 और 2 8, अब गुणा में टोटल जो है सबका वेतन जो है आपका 4000। तो यहाँ पे देखो 8×5 = 40, 500 आ जाएगा। अब 500 के 3 से गुणा कर देंगे तो पहले व्यक्ति का जो वेतन है वो 1500 रुपये हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से मेरा पढ़ाया वो आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक फैक्ट्री में ए, बी तथा सी 3 प्रकार के कर्मचारियों की संख्याएं 9:13:18 के अनुपात में है तथा उनकी व्यक्तिगत मजदूरी क्रमशः 10:7:4 के अनुपात में है। यदि सी प्रकार के कर्मचारी की संख्या 54 तथा बी प्रकार के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 1400 रुपये हो तो ए प्रकार के सभी कर्मचारी का कुल वेतन क्या है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो कहता है कि 3 प्रकार के कर्मचारी हैं, उनकी संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, उनकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात दिया हुआ है और कहता है कि अगर सी प्रकार के कर्मचारी की कुल संख्या 54 है। तो देखो संख्याओं का जो, एक सेकेंड, तो क्वेश्चन में दिया था कि आपका जो यदि सी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या आपको 54 पहले से ही गिवन है, सी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या अगर 54 गिवन है तो आपको पता है कि कर्मचारियों का अनुपात जो है 9:13:8 के अनुपात में पहले से ही हमको गिवन है। तो मान लेते हैं, पहले मैं इनका अनुपात बता दूं तो ए, बी और सी जो कर्मचारी हैं इनका अनुपात 9:13:18 का अनुपात है। तो कहता है कि सी प्रकार के कर्मचारी की संख्या 54 है और सी प्रकार के जो कर्मचारियों की संख्याओं का जो अनुपात है वो सी प्रकार का वो 18 है। तो यहाँ से अगर मैं 18 का अनुपात अगर 54 संख्याओं के बराबर कर दूँ तो 1 का अनुपात हो जाएगा 3 के बराबर। 18 3 कितना होता है 54। तो अगर 1 3 के बराबर है तो ए की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ जो ए प्रकार के कर्मचारी हैं तो 1 3 के बराबर है तो 9 किसके बराबर हो जाएगा, 9 3 27 के। तो ए जो कर्मचारी हैं ए प्रकार के वो 27 हैं और बी प्रकार के हो जाएंगे 13 3 39 और सी प्रकार के हो जाएंगे 18 3 54 जो आपको पहले से दिया हुआ था। तो इस 54 से हमने हिंट से क्या करा, हमने तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो संख्याएं हैं। अब बात आती है व्यक्तिगत मजदूरी की इनकी। तो व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात दिया है इनका और ये क्या कहता है 10:7:4 का अनुपात है और कहता है प्रत्येक कर्मचारी का जो वेतन है वो कितना है 1400 रुपये हो, ठीक है। तो कह रहा है बी प्रकार के प्रत्येक कर्मचारी का, बी प्रकार की बात करता है तो इसका मतलब ये हुआ प्रत्येक कर्मचारी का वेतन दिया है और व्यक्तिगत मजदूरी आपका जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं तो टोटल संख्याएं हमको पता चल गई हैं, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है कि यहाँ पे बी प्रकार के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 1400 रुपये है और ये आपका व्यक्तिगत मजदूरी दी है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो बी प्रकार के जो मजदूरी व्यक्तिगत है उसका 7 का अनुपात है वो 1400 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे बी प्रकार का व्यक्तिगत मजदूरी जो है उसके प्रत्येक वेतन के बराबर हो जाएगा प्रत्येक कर्मचारी के, ठीक है। तो मतलब एक व्यक्ति की जो मजदूरी जो 7 के अनुपात में है वो एक व्यक्ति के टोटल वेतन के बराबर है। तो यहाँ से 7 दूनी 1400 होता है तो 1 बराबर 200 के अनुपात के बराबर हो जाएगा। अगर 1 बराबर 200 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे तो जो इसकी मजदूरी हो जाएगी ए की
वो हो जाएगी आपका 2000, ठीक है। और बी की जो मजदूरी हो जाएगी आपकी, जो आपको 1400 पहले से ही दिया हुआ है। अगर मैं ये 1400 है, 1 0 2 0 है यहाँ पे। अगर मैं सी की बात करूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 2 चौका 800 रुपये। इन सभी की मजदूरी टोटल निकल चुकी है प्रत्येक की। अब इनकी संख्याएं हमको पता है, ठीक है। तो कह रहा है ए प्रकार के सभी कर्मचारी का कुल वेतन क्या है। तो देखो एक बात बताऊँ, ए प्रकार के सभी कर्मचारी कितने हैं, 27। और एक प्रकार के एक कर्मचारी का वेतन जो है टोटल कितना है, 2000। तो 27 कर्मचारी का अगर 2000 रुपये के हिसाब से अगर मैं जोड़ूं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 54,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। तो मतलब ए प्रकार का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से मैंने आपको इस क्वेश्चन को समझाया होगा। ध्यान रखना बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। पहले हमने क्या किया, इनके अनुपात जो थे कर्मचारियों की संख्याओं के, वहाँ से आपको ये हिंट दिया हुआ था, इससे हमने टोटल संख्याएं निकाली कर्मचारियों की। इसके बाद व्यक्तिगत मजदूरी, मतलब एक व्यक्ति की कुल मजदूरी 7 के अनुपात में है, तो एक व्यक्ति का वेतन हमको दिया हुआ था, यहाँ से हमने सभी का वेतन निकाल लिया और प्रत्येक व्यक्ति का वेतन निकाल लिया। इसके बाद जो है हमने टोटल एक ही संख्याओं से हमने उसकी एक ही टोटल जो है एक व्यक्ति की पूरी सैलरी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 27 व्यक्तियों की कुल सैलरी आ गई एक ही, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि रमेश कुल 380 किलोमीटर दूरी में से बस, कार तथा ट्रेन से क्रमशः 5, 4 और 10 के अनुपात में दूरी तय किया तथा तीनों वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात क्रमशः 9, 12 तथा 5 के अनुपात में है। यदि वह ट्रेन का कुल किराया 80 रुपये दिया हो तो उसने कुल कितने रुपए किराए का भुगतान किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ध्यान रखिएगा और वेरी आप लोग एकदम कंसंट्रेशन से इस क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें कहता क्या है कि रमेश 380 किलोमीटर की दूरी को बस, कार और ट्रेन से उसने अलग अलग अनुपात में दूरी तय किया। तो सबसे पहले इनके अनुपात से हम किलोमीटर निकाल लेते हैं कि कितने कितने किलोमीटर ये सब चला, ये जो रमेश है किस किस चीज़ से चला। अगर बस का डिस्टेंस अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं बस का डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहूँ तो 380 किलोमीटर का यहाँ से बस का रेशियो है आपका 5 का बटे में 10 और 9 19 हो जाएगा, तो 19 दूनी 38, 20 आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 20 पंजे 100। तो 100 किलोमीटर तो वो बस से चला रमेश। अगर बात करते हैं कार से, तो कार से जो रमेश है यहाँ पे आपका जो है 20 हो जाएगा और गुणा इसका रेशियो 4 का है, तो 20 चौका 80 किलोमीटर ये कार से चला, ठीक है। और आपकी बात आई ट्रेन की, तो ट्रेन की आपका 180 तो यही हो चुका है, 380 टोटल है, तो 380 में से 180 माइनस कर देंगे तो 200 किलोमीटर आपका ट्रेन से वो चलता है। तीनों की हमने टोटल दूरियां निकाल ली कितनी कितनी किलोमीटर चलता है। अब उसने क्या कहा कि तीनों वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात आपको दिया हुआ है, प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात, ठीक है। तो कहने का मतलब कह रहा है कि यदि वह ट्रेन का कुल किराया 80 रुपये दिया हो, इसका मतलब कुल किराया 80 रुपये दिया है, इसका मतलब 200 किलोमीटर ट्रेन से चला है, तो अगर 200 किलोमीटर का अगर वो 80 रुपये दे रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, तो 1 किलोमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 80 बटे 200 करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको मैं क्लियर करता हूँ, तो देखो ये 0 से 0 कट जाएगा और आपकी वैल्यू जो है 8 बटे 20 है। अगर मैं पॉइंट लगा दूँ तो 80 हो जाएगा और 20 चौका 80 हो जाएगा 0.4। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0.4 का मतलब ये हुआ कि ये 1 से भी कम है, 1 रुपये से भी कम है, 40 पैसे है, ध्यान रखना। 0.4 का मतलब 40 पैसे। तो अगर 40 पैसे 1 किलोमीटर का बस का किराया है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आ रही होगी। तो अब कहता क्या है कि वह ट्रेन का कुल किराया 80 रुपये दिया हो तो उसने कुल कितना किराए का भुगतान किया टोटल सभी में। तो अगर मैं क्लियर कर दूं, अगर यहाँ से 1 किलोमीटर अगर 40 पैसे के बराबर है, ठीक है, तो अब वो कहता क्या है कि ये जो प्रति किलोमीटर का किराए का अनुपात दिया है यहाँ पे 9, 12 और 5 का, तो यहाँ पे जो बस का जो ट्रेन का जो किराया हो यहाँ पे 5 के अनुपात में है। तो ये जो 5 का अनुपात है वो 40 पैसे के बराबर कह रहा है ना, प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात दिया है, तो प्रति किलोमीटर तो किराया 40 पैसे का निकला है मेरा उसका ट्रेन का, और यहाँ पे 5 का अनुपात बता रहा है, तो 5 का अनुपात अगर 40 पैसे के बराबर है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, तो 1 का अनुपात कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 0.40 बटे 5। तो ये हो जाएगा अब 5 8 40, तो 0.08 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। 0.40 को 5 से डिवाइड करना है तो 0.08 आ जाएगा 1 का अनुपात। तो अब यहाँ से देखो क्या होगा कि 1 किलो जो 1 का अनुपात अगर 0.08 का है, उम्मीद करता हूँ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे 9 का अनुपात कितना हो जाएगा, 9 8 72 का 0.72 0.72 आ जाएगा आपका किसका, ये हो जाएगा आपका बस का, और ये पैसा हो जाएगा, ठीक है ना, 0.72। इसके बाद क्या कहता है, ये आपका क्या है, जो ये 0.72 निकल रहा है क्या है, ये आपका जो 5 का अनुपात अगर 40 पैसे के बराबर है तो 1 का अनुपात
8 पैसे के बराबर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो 9 का अनुपात कितना हो जाएगा, 72 पैसे के बराबर। ये पर किलोमीटर का वो है, ठीक है ना। तो ये 72 पैसे के बराबर हो जाएगा। तो ये जो बस से जो ये दूरी तय किया था वो 100 किलोमीटर की किया था, 100 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो टोटल पैसे यहाँ से बस के निकल गए। अगर बात आती है इसकी कार की, तो 12 × 96 तो 0.96 हो जाएगा। और इसकी गुणा करेंगे, कितने किलोमीटर चला था ये, तो ये चला था आपका 80 किलोमीटर, तो 80 से इसकी गुणा हो जाएगी। अब बचा आपका ट्रेन। तो ट्रेन का तो आपको पता ही है कि 80 रुपये का वो किराया दे चुका है पहले से, 40 पैसे के हिसाब से पर किलोमीटर के, ठीक है। 200 किलोमीटर तो 40 पैसे की 200 से गुणा करोगे तब भी 80 आ जाएगा। अब हमको पहले से ही पता है 80 रुपया है, तो हमने डायरेक्ट इसको लिख दिया। तो यहाँ से देखो आपका 72 की 100 से गुणा करोगे 0.72 की, तो आपका 72 आ जाएगा। देखो इसको मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन होने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 72.72 की 100 से कर देंगे तो आपका 72 बन जाएगा। अब प्लस में आपका 80 आपका पहले से ही है, ठीक है। अब प्लस का आपका पॉइंट वाली वैल्यू जो है, यहाँ पे 0 हटेगा तो 9.6 हो जाएगा। और आपका 8 × 6 = 48 का 8 पॉइंट लग जाएगा आपका। और 8 × 9 = 72 और 4 हो जाएगा आपका 76। तो 76.8 ये हो जाएगा। तो टोटल अगर मैं ऐड करूं तो पॉइंट में 8 आ जाएगा लास्ट में। तो आपको मैं क्लियर कर दूं तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि पॉइंट 8 इसी में ही है, बाकी कहीं नहीं है। अब आगे करते हैं। तो 6 × 2 = 8 हो जाएगा यहाँ से। और इसके बाद आपका बचेगा यहाँ पे 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21 और 1 = 22। तो ये आ जाएगा आपका 228.8, जो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से आपको मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन सोल्व समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। कहता है कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा में हरि को 400 से कम अंक प्राप्त हुए। उसने टोटल जो है, आगे क्या कहता है कि कक्षा 9 की परीक्षा में उसके अंक कक्षा 8 की तुलना में 4:5 में बढ़ गए तथा 10 की परीक्षा में उसके अंक कक्षा 9 की तुलना में 3:2 में घट गए। यदि कक्षा 10 की परीक्षा में उसके अंक 300 थे तो कक्षा 8 की परीक्षा में उसके अंक क्या थे। इसको सोल्व करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके समझाऊंगा। पहले कहता क्या है कि कक्षा 8 की परीक्षा में हरि को 400 से कम अंक प्राप्त हुए। हमें क्या पता कितने प्राप्त हुए, मैंने मान लिया हरि को x रुपये प्राप्त हुए थे, x अंक प्राप्त हुए थे, x नंबर प्राप्त हुए थे, 400 से कम हमें नहीं पता। अब कहते हैं 9 की परीक्षा में उसका जो अंक है 8 की तुलना में 4:5 में बढ़ गए। इसका मतलब जो भी उसका जो ये नंबर थे उसका 4 से 5 के अनुपात में बढ़ चुका, मतलब 5/4। अब कहोगे सर आपने 5/4 क्यों किया। मैंने इससे रिलेटेड इससे पहले 3-4 वीडियोस में एकदम अच्छे से समझा रखा है। ये 4 से 5 के अनुपात में बढ़ रहा है, तो हम इसको 5/4 क्यों करते हैं उसको आप देख लेना, ठीक है। आगे क्या कहता है कि कक्षा 10 की परीक्षा में उसके अंक 9 की तुलना में 3:2 में घट गए। तो जो 10 जो अब ये कक्षा 9 का अनुपात आ चुका है, कक्षा 9 के नंबर आ चुके हैं। तो 10 में क्या कहता है 3:2 में घट गए। तो 10वीं में आने पे अब ये 2/3 हो चुका है। तो अब ये 10वीं के टोटल मार्क्स आ गए हैं। कह रहा है यदि 10 की जो परीक्षा है में अंक जो है वो 300 है तो 300 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। पहले 8वीं कक्षा के नंबर थे, इसके बाद 5/4 हो गए तो 9वीं कक्षा के नंबर हो गए, और उसका 2/3 हो गया तो वो 10वीं कक्षा का नंबर होगा, जो इसमें दिया हुआ है 300 के बराबर। तो यहाँ से आपको बता दूँ तो बेटे 5 दूनी 10 होता है, और 10 से ये 0 कट जाएगा, आपका बचेगा x बराबर 30 × 4 × 3 = 12। तो 12 × 3 कितना होता है 360 36, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब इसका मैं दूसरा तरीका आपको बताऊं तो देखो आप हम उल्टा लेके चल सकते हैं कि भाई देखो 10वीं की परीक्षा में अगर 300 अंक थे तो 9वीं की जो तुलना में वो 3:2 में घट गए, ठीक है। 9 की तुलना में 3:2 में घट गए। इसका मतलब मान लेते हैं अगर 9 में अगर x नंबर थे, ठीक है, 9 में अगर x नंबर थे, या हम x मान के लेने की जरूरत ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कह रहे हैं कि 3:2 में घट गए हैं, ठीक है, तो कक्षा 9 की तुलना में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका, ठीक है, अगर मैं इसका 3/2 कर दूं तो इसका बढ़ा हुआ अंक आ जाएगा 9 का, ठीक है ना। 3/2 कर देंगे तो बढ़ा हुआ अंक आ जाएगा 9वीं कक्षा का। तो यहाँ से 150 हो जाएगा, और 150 को 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 450, ठीक है। अब बात आती है कि अब जो 9वीं की क्लास की आ गई, अब कह रहा है कि जो 8वीं की तुलना में 4:5 में बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो 9वीं में तो ये बढ़ा हुआ अंक है, तो इसका अगर मैं 4/5 कर दूं तो इसका घटा हुआ अंक आ जाएगा, ठीक है ना, 8वीं का। तो आप 5 9 45 90 हो जाएगा, और 9 चौक 36 360 हो जाएगा। देखो यहीं पे आगे नहीं आगे घूम देते। तो इसी तरीके से आप लोग जितने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहोगे, इसी तरीके से आपकी मैथ्स जो है स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या 10:9 के अनुपात में कम कर दी गई तथा प्रत्येक की मजदूरी को 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया गया है। यदि पहले कुल मजदूरी 3600 रुपये थी तो बाद में सभी मजदूरों की कुल मजदूरी क्या होगी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ,
ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करके मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके जरूर इसका जो है आप ऑप्शन जरूर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। अगर बाई चांस अगर आप कोई क्वेश्चन पहले आप लोग सोल्व कीजिए, अगर आपके समझ में नहीं आता है तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि पिछले 1-2 वीडियोज़ में मैंने इसका आंसर दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय।